हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग अभी तक पिछले टॉपिक में जो देखे थे वहाँ पर भी क्लियर कर दिए थे कि जो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं इसको तीन भागों में बांटे हैं, जिसमें 2 पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक पार्ट था एडजॉर्प्शन वाला पार्ट, उससे रिलेटेड टॉपिक जो भी था। दूसरा पार्ट कैटलिस्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे टॉपिक के साथ, वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है उसको जानने से पहले इसके इतिहास में घुसना पड़ेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो कहता है ये 17वीं शताब्दी से ही चल रहा है ये बहस कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। मतलब केमिस्ट्री का जो लिखित मिलता है जानकारी, उस समय के जो साइंटिस्ट वगैरह सब प्रेजेंट थे उनके बीच ही ये बहस चल रहा था। वहीं से जाकर के कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा हुई थी। तो उसी में से एक साइंटिस्ट है जिन्हें मतलब मान्यता मिला है कि सर्वप्रथम उन्होंने कुछ जानकारी दिया है कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो वो है थॉमस ग्राहम। तो वो थॉमस ग्राहम ने बताया कि जितने भी सब्सटेंस हैं, पहले इन्होंने सॉल्यूशन पर नहीं गया, सब्सटेंस पर गया कि जितने भी सब्सटेंस हैं, भले क्लियर किया सॉल्यूशन के रूप में, लेकिन जितने भी सब्सटेंस हैं उस सब्सटेंस को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होगा क्रिस्टलॉइड और दूसरा होगा कोलॉइड्स। फर्स्ट वर्ड कोलॉइड्स जो है वहीं से आया है। तो क्रिस्टलॉइड्स और दूसरा कोलॉइड्स। अब क्रिस्टलॉइड्स किसको कहते हैं? तो कहता है वैसा टाइप का सॉल्यूशन जिसका इवेपोरेशन करावें, वाष्पीकरण करावें, तो घोलक जो है वाष्पीकृत होकर के अलग हो जाएगा। उसके बाद घुल्ली बचेगा। तो घुल्ली जो बचेगा तो वो घुल्ली क्रिस्टल के रूप में होगा, रवा के रूप में होगा, दानेदार संरचना के रूप में होगा। उस दानेदार संरचना वाले जो विलयन होंगे उस विलयन को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलॉइड। और उस दानेदार संरचना के रूप में जब हमको विलयन नहीं प्राप्त होता है, मतलब उसका जो सॉल्यूट नहीं प्राप्त होगा, तो वो कहलाएगा कोलॉइड। जैसे आप चीनी पानी का घोल लिए, बहुत सब बार प्रैक्टिकल किए हुए हैं, घर में देखे भी हैं। तो चाशनी जो तैयार करते हैं चीनी पानी के घोल से, चाशनी पूरा गाढ़ा जब कर दें, पूरा पानी को उड़ाते चल जाएं, वाष्पीकृत करते चल जाएं, अंत में क्या बचता है? चीनी फिर बच जाता है। नमक पानी का घोल लेते हैं, पानी को फिर वाष्पीकृत करा दें, गर्म करते जाएं, सारा पानी वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो बच जाता है क्या? सिर्फ जो वहां पर बचा रह जाता है वो है नमक बच जाता है। तो ऐसा जो दानेदार संरचना बचता है तो वैसे टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे क्रिस्टलॉइड। और जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध को पूरा गाढ़ा करते जाएं तो लास्ट में बनता है क्या? खोआ बनता है। तो वो जो खोआ जो बचता है तो वो बतलाता है कि वो देखिए रवादार नहीं है, दानेदार नहीं है। तो इसका मतलब वो बतला रहा है कि ये सॉल्यूशन क्या है। माने दूध एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो क्या है? कोलॉइड से है। ब्लड को आप कहीं ब्लड को रख दें, ब्लड थक्का बन जाएगा हवा के संपर्क में आने के बाद। अब थक्का बनने के बाद पानी जो है कि अलग कर दें उसका, तो बाकी जो ब्लड जो बचा थक्का उसको हाथ में छू के देखें तो वो रवादार संरचना दिखलाई नहीं पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? कोलॉइड। तो यहां तक तो ठीक है, जो उन्होंने कहा यहां तक सर्वमान्य था कि हाँ चलो कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड 2 भाग में बांट दिए। लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो गया, कुछ सॉल्यूशन वैसा सब महान सॉल्यूशन सब आया जो बीच में डिस्टरबेंस कर दिया। अब एक ही पदार्थ का विलयन इधर कहता है कोलॉइड है, दूसरे तरफ बोलते हैं कहता है क्रिस्टलॉइड है। या जाकर के जो है कुछ वैसा जो है घुलनशील नहीं है, अब फिर भी जाकर के जो किसी विधि से उसको घुलाते हैं तो वो कोलॉइड बनना चाहिए, उसको क्रिस्टलॉइड बन जाता है कोलॉइड। तो इस तरह का जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उस कन्फ्यूजन के कारण ये थ्योरी को यहीं पर छोड़ना पड़ा। लेकिन तत्कालिक हमें यहाँ पर देखना है इसको
तो पहले हम लोग यहां देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही डायरेक्ट कर दिए, जैसे पदार्थ का टाइप वहां पर चर्चा होता है बाय ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो थॉमस ग्राहम के अनुसार विलियन को निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है। एक क्रिस्टलॉइड, वैसे विलियन जिसका वाष्पीकरण कराने पर घुल्ले का रवा क्रिस्टल, रवा बोले तो क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसे क्रिस्टलॉइड कहा जाता है। उसे क्रिस्टलॉइड कहा जाता है कि वैसा टाइप का सॉल्यूशन कि जिसमें जाकर जिसका रवाकरण कराते हैं, मतलब उसका वाष्पीकरण कराते हैं, तो वाष्पीकरण करेंगे तो हमको वहां पर घुलने का जब रवा प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलॉइड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस शुगर, इस ढंग का जो भी सॉल्यूशन होगा उसका। दूसरा है कोलॉइड्स। वैसे प्रकार के विलियन जिसके वाष्पीकरण के पश्चात घुलने का रवा प्राप्त नहीं होता है, उसे कोलॉइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड और भी बहुत सारा है एटसेट्रा, जो आगे जाके देखेंगे। तो इस प्रकार से दो भाग में बांटा थॉमस ग्राहम ने। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका जो अपवाद आया वो अपवाद आकर के इस थ्योरी का जो है कि बंडाफोड़ कर दिया, थ्योरी को बर्बाद कर दिया। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं उसका क्या क्या बंडाफोड़ हुआ है। लिख लिया, चलिए देखते हैं। एक्सेप्शन,
अब एक्सेप्शन क्या है? अपवाद। तो पहला, जब साबुन या सोप को जल में घोला जाता है तो प्राप्त घोल कोलॉइड्स के तरह कार्य करता है, परंतु इसे जब केरोसिन ऑयल या बेंजीन में घोला जाता है तब प्राप्त घोल क्रिस्टलॉइड, अब सेम पदार्थ है, और उसके बाद अलग अलग जगह पर घोलते हैं, अलग अलग पदार्थ की तरह काम कर रहा है। और जब पानी में साबुन को घोलते हैं तो जो घोल प्राप्त होता है वो क्या है? कोलॉइड्स की तरह काम करेगा, उसका रवादार थक्का माने रवादार स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और इसमें जब जाके हमको बेंजीन या केरोसिन ऑयल में घोल के देखेंगे साबुन को, तो वो क्या होता है, जाके हमको वहां पर जब उसको केरोसिन ऑयल हटेगा तो वो रवादार थक्का माने रवादार स्ट्रक्चर बनावेगा। तो इस प्रकार से यहाँ कोलॉइड की तरह क्रिस्टलॉइड की तरह काम कर रहा है, उसमें कर रहा है कोलॉइड की तरह। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, जब NaCl को जल में घोला जाता है तब प्राप्त घोल क्रिस्टलॉइड्स के तरह कार्य करता है, परंतु इसे बेंजीन या केरोसिन ऑयल में घोलने पर प्राप्त घोल कोलॉइड्स के तरह कार्य करता है। और तीसरा, कुछ धातु Ag, Au, Cu इत्यादि जल में अघुलनशील है, ये श्योर है। इसको घुलाएंगे तो ये क्या है? अघुलनशील है। परंतु डिस्पर्सन मेथड के द्वारा प्राप्त इसका विलयन कोलॉइड्स के तरह कार्य करेगा। अब ये सब अपवाद है कि जाकर के जब देख रहे हैं यहां पर कि
साबुन को जब हम घोलते हैं जल में तो कोलॉइड, केरोसिन ऑयल या बेंजीन में घोलते हैं तो क्रिस्टलॉइड, फिर उसका उल्टा सोडियम क्लोराइड को जब जल में घोलते हैं तब जाकर के जो है कि हमको क्रिस्टलॉइड, और इसको जब बेंजीन या केरोसिन ऑयल में घोलते हैं तो कोलॉइड बन जाता है। अब यहाँ पर तो देखिए अनर्थ ये हो रहा है कि AgAu कॉपर घुलता ही नहीं है, नॉर्मली घुलनशील नहीं है, परंतु किसी तरीके से उसको यदि घोला जाए, वो मेथड है डिस्पर्सन मेथड, जो एक दो दिन में हमको पता चलेगा डिस्पर्सन मेथड क्या है, इसी टॉपिक में हमको आगे देखना है। तो उस डिस्पर्सन मेथड के द्वारा यदि किसी तरह से सॉल्यूशन बना भी दें तो कहता वो जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, तो कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा। तो इस प्रकार से जाकर के जो हम लोग देखते हैं ये सब अपवाद है, जो कि थॉमस ग्राहम का जो कॉन्सेप्ट था उसको जो है कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इसके अलावा एक और हम लोग यहाँ पर देख लें अपवाद में, यहाँ पर जिलेटिन, या गम के विलियन, कोलॉइड्स के तरह कार्य करते हैं, परंतु एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा इसका संरचना क्रिस्टलॉइड के समान दिखता है। तो यहां तो और हो गया गड़बड़ कि है तो कोलॉइड, और जबकि जब उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चर दिखलाई पड़ता है क्रिस्टलॉइड के तरह। तो ये जाकर के कंफ्यूजन जब पैदा हो गया तो ये उनका जो थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट जो है, यहीं पर धरा का धरा रह गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए ये क्लासिफिकेशन उतना सटीक नहीं बैठ पाया, जो कि अगला हम लोग देखते हैं उसमें कितना सटीक होता है। पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? और फिर देख रहे हैं एक बार टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बाय मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो कहता है विलियन में उपस्थित कणों के आकृति के आधार पर विलियन को निम्नांकित
3 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन सा 3 भाग है? मतलब यहां जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो लिया गया वो आधार क्या था? पार्टिकल का साइज, कि जो भी सॉल्यूशन में जो उपस्थित पार्टिकल्स है उस पार्टिकल का साइज क्या है, उसके साइज के आधार पर विलयन को यहां पर कितना भाग में बांटा? 3 भाग में। कौन कौन सा? तो पहला ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, वैसे विलयन जिसमें गुल्ली का आकार 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रम या 10⁻⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा हो, उसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। तो कहता है वैसा प्रकार का विलयन जिसमें गुल्ली का आकार क्या हो? 1 नैनोमीटर या जाकर के जो है कि हमको 10 एंगस्ट्रम या जाकर के जो है 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर, कोई एक यूनिट लेंगे। वहाँ हर किताब में अलग अलग यूनिट दिया हुआ है सबका, तो हम चारों को यहाँ पर यूनिट ले लिए कि कोई भी हमको इस प्रकार का जो विलयन होगा उसको क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। एग्जाम्पल में वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस शुगर एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल जो इस ढंग का विलयन दिखलाई पड़ेगा वो सब का सब। नींबू पानी का आप शरबत बनाते हैं तो वो भी क्या है? वास्तविक विलयन में है। तो वैसे स्थिति में जहां जाकर के जो है कि हमको इस ढंग का सॉल्यूशन दिखलाई पड़े जिसमें पार्टिकल का साइज काफी छोटा हो, तो वैसे स्थिति में उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। दूसरा है सस्पेंशन, निलंबन। तो कहता है इसमें कि वैसे प्रकार के विलयन जिसमें गुल्ले का आकार 100 नैनोमीटर या 1000 एंगस्ट्रम या 10⁻⁷ मीटर या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो, उसे निलंबन कहा जाता है। तो यहां जो है कि इससे छोटा होगा और यहां इस रेंज से क्या होगा? बड़ा होगा। तो एग्जाम्पल के लिए वाटर प्लस सॉइल, वाटर प्लस लाइम एटसेट्रा। मतलब जल में मिट्टी को घुलाते हैं तो मिट्टी और जल का घोल ये क्या है? सस्पेंशन है, निलंबन है। अर्थात इसमें होता क्या है कि थोड़ा देर ऐसा विलयन को छोड़ दें तो पार्टिकल जो इसमें घुला हुआ बड़ा साइज होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचता है और वो नीचे जमा हो जाता है। तो क्या देखते हैं? मिट्टी पानी के घोल में मिट्टी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। चूना पानी के घोल में चूना अलग हो जाता है, घोल अलग, पानी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विलयन होगा उसको हम लोग कहेंगे निलंबन। अर्थात पार्टिकल जो भी उसमें घुला हुआ है वो निलंबित हो जाता है।
सॉल्यूशन से अलग हो जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे निलंबन। उसका रीजन आगे भी चर्चा करेंगे कि साइज का पार्टिकल माने जो पार्टिकल का जो साइज है बड़ा है और जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो नीचे जमा हो जाएगा। और तीसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन। हिंदी में कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन, ध्यान से इसको देखना है। कहता है कि वैसे विलियन जिसमें घुल्ले का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रम से 10⁻³ एंगस्ट्रम या 10⁻⁻9 मीटर से -7 मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच हो, उसे कोलाइडी विलियन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए वो था आपका दूध होगा, मिल्क, ब्लड एटसेट्रा। तो ये 3 टाइप का विलियन यहां पर हमको दिखलाई पड़ रहा है। साइज के आधार पर याद आ गया कि जब हमको इतना से छोटा होगा, मतलब मैंने इसको याद रखना है, ये रेंज है, ये रेंज है, तो इससे छोटा वाला जो होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन, और इससे बड़ा वाला जो होगा वो सस्पेंशन, और ये बीच का जो साइज होगा, दोनों के बीच का जो रेंज है, उस रेंज वाला जो भी सॉल्यूशन होगा वो उसको कहेंगे हम लोग कोलाइडी विलियन। एक बात कान में डाल दूं कि एकाध बुक में जो है कि आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है वहां पर, कि जैसे यहाँ पर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर लिए, तो वहां पर 100 नैनोमीटर नहीं लेकर के एकाध बुक में देखने का, अधिकांश में यही मिलेगा आपको रेंज, एकाध बुक में मिलेगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, या यहाँ 10 एंगस्ट्रम से 10⁻⁴ एंगस्ट्रम के बीच। तो इस प्रकार से 3 माने 1000 का रेंज बीच में लेकर के उतना के साइज में जाके जो एक हमको जो होगा उसको कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो वो जाकर के एकाध बुक में कंफ्यूजन है, बाकी अधिकांश जगह पर चूंकि अधिक बहुमत पर हम लोग चलते हैं तो बहुमत में बस यही रेंज है। इस रेंज के आधार पर जो है कि हम लोग 3 भाग में बांटे, एक ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और तीसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसको लिख लें। अब हम लोग देखते हैं तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखने के बाद इस चैप्टर में हमको सिर्फ कोलाइडी विलियन के बारे में आगे देखना है, तो पहले यहां तक तो तीनों को देख लेंगे, उसके बाद अलग करेंगे। तो हम लोग यहां हेडिंग देंगे वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन, तथा निलंबन के बीच अंतर। क्या अंतर है इसको हम लोग देखें।
तो हम लोग एक तरफ कॉलम बनाते हैं कैरेक्टर्स का, एक तरफ ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन, और उसके बाद सस्पेंशन, निलंबन। पहला नंबर साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो लेस देन 1 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, और ये 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, एक तो ये मात्रक, अलग अलग मात्रक में फिर अपना सेट कर सकते हैं आप। दूसरा जो है माने कह सकते हैं विजिबिलिटी, दृश्यता। तो दृश्यमान नहीं होगा इसमें, इसमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा दृश्यमान है, और इसमें खुले नेत्र से दृश्यमान, मतलब खुली आंख से इसको देख सकते हैं हम लोग, इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, और इसमें कोई दृश्यता नहीं होता है, दिखलाई नहीं पड़ता है। तीसरा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रकृति क्या है, तो ये तो समांगी है, हर तरफ समान मात्रा में घुला मिला मिलेगा। ये समांगी तथा असमांगी दोनों हो सकता है। मतलब अधिकांश असमांगी, और ये रहेगा असमांगी ही रहेगा, पूर्णतः घुल मिल नहीं सकता है, कहीं ज्यादा घुल गया कहीं कम घुला। उसके बाद चौथा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो ये तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक, इस पार से उस पार, इस विलियन से होकर हम लोग देख सकते हैं। ये जो है ट्रांसपेरेंट भी है एंड ओपेक भी है, अपारदर्शक भी है। कभी कभी दोनों मिलता है, पारदर्शक भी मिलता है, जैसे हम लोग आगे जाके देखेंगे, क्लियर करेंगे कौन ट्रांसपेरेंट है कौन ओपेक है, और ये पूर्णतः ओपेक होगा, अपारदर्शक ही होगा। कोएगुलेशन, स्कंदन, इसमें स्कंदन अब्सेंट है, थक्का नहीं बनेगा। इसमें वैद्युत अपघट्य के उपस्थिति में स्कंदन होगा, और इसमें सामान्य स्थिति में
स्कंदन होगा। समझा देते हैं तुरंत। टिंडल इफेक्ट, तो यहां अब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट, और भी कई छोटे छोटे अंतर हैं जो हम लोग कोलाइडी विलियन का जब हम लोग कैरेक्टर देखेंगे तो वहां पर जाके पता चलेगा क्या क्या और अंतर हो सकता है। बहुत सारा छोटा छोटा अंतर है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को जो शॉर्ट आंसर टाइप में लिखने के लिए आता है 2 नंबर में, तो हम इतना लिख करके इसको दिखला सकते हैं। और प्रश्न उठता है यहाँ पर स्कंदन क्या है। तो स्कंदन आप लोग एकदम जनरल मैंने घरेलू भाषा में बोले, थक्का बनना। जैसे आप दूध में नींबू का रस डालते हैं तो दूध फट जाता है ना, तो वो फटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्कंदन। और वो जाके वैद्युत अपघट्य, वही हो गया, नींबू का रस क्या हो गया? वैद्युत अपघट्य। उसको जैसे डाले तो वहां थक्का बना, तो वो कोलाइडी विलियन है। ये चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, कितनों कुछ उसमें डाल दें, ऐसा नहीं होगा कि हाँ कुछ केमिकल डालने के बाद या ऐसा कुछ करने के बाद चीनी अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा, सो बात नहीं है। वो जब तक हम उसको गर्म नहीं करते हैं, घोलक को उड़ाते नहीं, वाष्पीकृत नहीं करते हैं, तब तक नहीं होगा। और उसमें जो है सामान्य स्थिति में स्कंदन है, निलंबन वाला में तो पहले ही बोल चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका पार्टिकल नीचे की ओर खींचा जाता है, जिसके कारण नीचे थक्का के रूप में जमा हो जाता है। और इसमें टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है कि किसी भी विलयन से होकर के यदि प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो यदि उसमें कुछ विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न होता है, जो हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे आगे डिटेल से, तो वो उसको कहेंगे टिंडल इफेक्ट। तो इसमें अब्सेंट रहता है, उस दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो तत्काल हम लोग यहाँ पर तीनों प्रकार के विलयन के बीच अंतर देख चुके हैं। अब जो पहले भी बोले कि हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है मुख्य रूप से कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन था इसका। अब हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन परिभाषा तो देख चुके हैं, इसके कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कितना टाइप है, कैसे तैयार करते हैं, क्या इसको शुद्धिकरण का तरीका होगा, और ये कौन कौन सा अपना गुण दर्शाएंगे, इन सारे बातों की जानकारी, इसका कहाँ यूज करेंगे, इन सारे बातों की जानकारी हम लोग को आगे देखने को क्रमशः मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सॉरी इसको